अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर अनीसा। टुडे माय टॉपिक इज़ एंजाइम्स। कल हमने हाफ डिस्कस किया था और नेक्स्ट अब हमारे पास उसका हाफ पोर्शन है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? आर प्रोटीन विद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स पावर ऑफ स्पेसिफिक एक्टिवेशन। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें किस चीज़ की पावर होती है, वो स्पेसिफिक एक्टिवेशन, मतलब किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने की उसमें पावर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। एंजाइम्स को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स की एक्टिवेशन को उसके प्रोसीजर जो होता है उसे इफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर एंड इनहिबिटर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में क्या होता है? द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कहना है कि जो वेलोसिटी जब इंक्रीज होगी तो जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होगी, ये बात की गई है। देखिए जिस तरह ये ग्राफ में बताया गया कि एक दफ़ा रिएक्शन वेलोसिटी है एक साइड पे और एक साइड पे है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये जो स्लोप बना हुआ है, ठीक है, ये सीधी जा रही, इट्स मीन्स डैट के ये जो स्लोप है ये प्रोपोर्शनल किसके? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के। हमारे पास वेलोसिटी बनी हुई है, ठीक है, वेलोसिटी की ये लाइन है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, देखें फास्ट रिएक्शंस बट इट रीच एज सैचुरेशन पॉइंट व्हेन ऑल द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ऑक्युपाइड। कह रहा है कि जो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशंस होते हैं ना, ये रिएक्शंस तो फास्ट होते हैं बट ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इकट्ठे होकर रह रहे होते हैं। इफ़ यू अल्टर द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम देन वी मैक्सिमम विल चेंज टू। कह कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, वी मैक्सिमम, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन, एंजाइम की मिकदार को एंजाइम में कोई भी चेंजिंग लाएंगे तो हमारे पास वी मैक्सिमम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच किस तरह इफेक्ट करता है? जिस तरह ये देखें हमारे पास ये ग्राफ में बताया, एक तरफ पेप्सिन का बताया और एक तरफ ट्रिप्सिन का बताया। तो क्या इसकी बात कर रहे हैं? देखें एक्सट्रीम पीएच लेवल्स विल प्रोड्यूस डीनेचुरेशन। कहना है कि अगर देखें जो एक हद जो दी होती है ना, पीएच लेवल जो एक उसका नॉर्मल दिया होता है, उससे ज़्यादा जब पीएच हो जाएगी तो जो एंजाइम है वो डीनेचर हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अगर पीएच ज़्यादा होगी तो तब एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, अगर पीएच कम होगी तो तब एंजाइम क्या हो जाएगा? डीनेचर। जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज चेंज्ड, जो एंजाइम के स्ट्रक्चर है वो चेंज है। जब डी नेचर है तो एंजाइम का स्ट्रक्चर सबसे पहले चेंज होगा, ठीक है। द एक्टिव साइट इज डिस्टॉर्टेड एंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विल नो लॉन्गर फिट इन इट, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, जो एक्टिव साइट है वो भी देखें, जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी जो एक्टिव साइट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके साथ जो रिएक्टेंट्स, मतलब कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है वो जो आके फिट होने चाहेंगे, जब एक्टिव साइट डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ अटैच नहीं हो सकेंगे, ठीक है। एट पीएच वैल्यूज स्लाइड डिफरेंट फ्रॉम द एंजाइम्स ऑप्टिमम वैल्यू। क्या है कि जो पीएच वैल्यूज हैं एंजाइम्स के ऑप्टिमम वैल्यू, मतलब उसके जो एंजाइम के एक ऑप्टिमम वैल्यू दी होती है उससे थोड़ा सा उनका डिफरेंस होता है, ठीक है। स्मॉल चेंजेस इन द चार्जेस ऑफ द एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी लग कर कह रहे हैं कि एंजाइम के ऊपर जो चार्ज होता है उसमें और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मामूली सा उसमें चेंज होता है, ठीक है। दिस चेंज इन आयनाइजेशन विल अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद एक्टिव साइट। कह रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है, उसमें और पीएच में जो इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या करता है? आयनाइजेशन काज कर देता है, और जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट है ना एंजाइम्स की, उसके साथ जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है ना उसे वो इफेक्ट कर देगा, ठीक है, ये बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, Q10 द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट, ठीक है। जो Q10 है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के तौर पे काम करते हैं। द इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने के जब रिएक्शन रेट का हमने इंक्रीज करना होगा तो हमें टेम्परेचर में भी उसमें भी इजाफा करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर केमिकल रिएक्शंस द Q10 इज इक्वल टू 2 to 3 द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स और ट्रिपल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने के जब हमने अगर हम एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, उसके लिए हमें 10 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हमें उसे और ज़्यादा इंक्रीज करवाना तो हमें उसे डबल करना पड़ेगा या ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। यही बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस टेम्परेचर को हमें डबल या ट्रिपल करना पड़ता है। मतलब अगर 10 है तो 20, 20 है तो 30, देखिए 10 से 20 किया तो डबल हो गया, 20 से 30 किया तो ट्रिपल हो गया, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। इंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस फॉलो दिस रूल एज दे आर केमिकल रिएक्शंस। जो इंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस होते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इस वजह से इस रूल को ना फॉलो कर रहे होते हैं। बट एट हाई टेम्परेचर प्रोटीन्स डीनेचर, जिस तरह हमें पता है कि जो प्रोटीन्स है जब हम उन्हें हाई टेम्परेचर देंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरह जो इंजाइम्स है वो भी प्रोटीन्स है, जब उन्हें भी टेम्परेचर हाई मिलेगा तो वो भी डीनेचर हो जाएंगी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एन इंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस विल बी अ बैलेंस बिटवीन द Q10 एंड द डीनेचरेशन। कहने का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना इंजाइम का, वो Q10 और डीनेचरेशन के दरमियान में होता है। ठीक है, देखें जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये Q10 है, ठीक है, उसका जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है टेम्परेचर की वो है, उसका कम अज़ कम इन्होंने तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा हुआ है, कम अज़ कम 30 से 40 के दरमियान में। ठीक है, यहाँ से हमने जब डबल या ट्रिपल किया टेम्परेचर को तो इंजाइम क्या हो गया, डीनेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर मोस्ट इंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मोस्टली जो इंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैनी आर लोअर कोल्ड वाटर फिश विल डाई है 30 डिग्री सेंटीग्रेड बिकॉज द इंजाइम्स डीनेचर। कहने का मोस्टली इंजाइम्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 30 तो होता है, पर कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स है, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो होते हैं ना वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनके इंजाइम्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास ये जो कोल्ड वाटर फिशेज है ना वो आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अ फ्यू बैक्टीरिया हैव एंजाइम्स दैट कैन विथस्टैंड विद वेरी हाई टेम्परेचर्स अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। के देखें जो कोल्ड वाटर फिशेज है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहे, मतलब वो डाई हो जाती है अगर उन्हें 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए। और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो कितना मतलब टेम्परेचर ले सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मतलब सर्वाइव कर सकते हैं जो बैक्टीरियाज है। ठीक है, मोस्ट एंजाइम्स होवर आर फुली डीनेचर्ड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर है तो वो तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो पर जो मोस्टली जो इंजाइम्स होते हैं ना वो किस टेम्परेचर पे डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स आर केमिकल्स दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमिक रिएक्शंस। जो इनहिबिटर्स होते हैं ये केमिकल्स होते हैं जो इंसान के रिएक्शंस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं। ठीक है, जो इनहिबिटर्स हैं वो केमिकल्स होते हैं जो इंसान के रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, दे आर यूजली स्पेसिफिक एंड दे वर्क एट लो कंसनट्रेशंस। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और ये लो कंसनट्रेशंस पे काम करते हैं। ठीक है, इनकी मिकदार तो कम होती है बट ये जो इंजाइम्स की जो रिएक्शन रेट है ना उसे कम कर देंगे। ठीक है, इनहिबिटर्स किस तरह काम करेंगे, दे ब्लॉक द इंजाइम्स बट दे डू नॉट यूजली डिस्ट्रॉय इट। इंजाइम को ब्लॉक कर देंगे पर उसे फुली डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ठीक है, बस उसे ब्लॉक करेंगे ताकि उसका जो रिएक्शन रेट है ना वो कम हो जाए। अगर वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो तो पूरा का पूरा जो उसका रिएक्शन रेट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। बट इनहिबिटर्स का फंक्शन यही है कि वो इंजाइम के जो रेट है ना उसे कम करते हैं। तो इस वजह से क्या कह रहे हैं कि दे ब्लॉक द इंजाइम्स बट दे डू नॉट यूजली डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ इंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, उसे फुली डिस्ट्रॉय नहीं करते। Many drugs and poisons are inhibitors of enzymes in the nervous system। कहने का नर्वस सिस्टम में poisons और drugs जो आता है ना एज ए इनहिबिटर यूज होते हैं। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंजाइम इनहिबिशन। अब इंजाइम के जो इंजाइम इनहिबिशन है उसका इफेक्ट क्या क्या आ जाता है, हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, हमारे पास कंबाइन विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट इरिवर्सिबली। ये जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ना ये अमाइनो एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसके साथ अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट पर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें हमारे पास आ जाते हैं नर्व की गैसेस and pesticides containing organophosphorus combined with serine residues in the enzyme acetylcholine esterase। ये सब जो है ना हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। दिस कैन बी वाश्ड आउट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इंजाइम्स। जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं ना इंजाइम के सोल्यूशन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, जो इरिवर्सिबल है इरिवर्सिबल वो जो अमाइनो एसिड्स है उसके फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं एक्टिव साइट पर। और जो रिवर्सिबल है ना वो क्या करते हैं, वो इंसान के सोल्यूशन से वाश्ड आउट हो जाते हैं, उसमें से निकल आते हैं। ठीक है, अब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के दो टाइप्स है, कौन कौन से, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे पास आ जाती है कम्पिटिटिव। दिस कम्पीट विद द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर द एक्टिव साइट। ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ कम्पीट करते हैं। देखिए नाम से ज़ाहिर है कम्पिटिटिव, उनके साथ कम्पीट करेंगे, मतलब उनके साथ फाइट करेंगे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ, ताकि वो एक्टिव साइट पर जाके अटैच हो जाए। देखिए यहाँ पे हमारे एंजाइम है प्लस इनहिबिटर आएगा, तो एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल का साइन है ना नीचे वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, द इनहिबिटर्स एक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। जो इनहिबिटर्स का एक्शन है वो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट्स स्ट्रक्चर क्लोजली, और ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस देता है। ठीक है, जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये देखें सक्सिनेट है ना, सक्सिनेट में हमने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐड किया तो हमारे पास बन गया फ्यूमारेट। 2H पॉजिटिव रिलीज हो गया प्लस 2A नेगेटिव, एंड देन हमारे पास बनता है CH2 COOH COOH CH COOH। ठीक है, इसका ये नीचे हमें देखें मेलोनेट का फार्मूला दिया हुआ है CH3 COOH CH2, आगे ये बॉन्ड्स बनाए हैं, फिर देन CH COOH COOH ये अटैच कर दिए उसके साथ। अब हमारे पास आ जाते हैं नॉन कम्पिटिटिव। These are not increased by the concentration of the substrate inhibits by binding irreversible to the enzyme but not at the active site। ठीक है, जो नॉन कम्पिटिटिव होता है ना, देखिए कम्पिटिटिव का होता है फाइट करना, मुकाबला करना, और नॉन कम्पिटिटिव इसका मतलब वो कम्पीट नहीं करते, फाइट नहीं करते, वो क्या करते हैं, इरिवर्सिबली अटैच हो जाते हैं इंजाम के साथ। ठीक है, और वो एक्टिव साइट पे नहीं अटैच होते। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इंजाम्स के साथ ही इरिवर्सिबली अटैच हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, साइनाइड कंबाइंस विद आयरन इन द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कहने हैं कि जो साइनाइड है ना, वो आयरन के एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में जो आयरन है उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक ये इसकी एग्जाम्पल है। एक हमारे पास नीचे आ जाती है हैवी मेटल्स, जिसमें Ag है Hg है कंबाइंड विद SH ग्रुप्स। ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम या मर्करी वगैरह ना, ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं, SH ग्रुप के साथ। ठीक है, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ चिलेटिंग एजेंट सच एज EDTA। ठीक है, ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, इन्हें हम EDTA यूज़ करके इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एप्लीकेशंस ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, एंड पॉइंट और एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, उनमें नेगेटिव फीडबैक होता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइजन्स, उनमें क्या क्या आ जाता है, स्नेक बाइट आ जाता है। ठीक है, प्लांट अल्कोलाइड्स एंड नर्व गैसेज आ जाती हैं। मेडिसिन में हमारे पास एंटीबायोटिक्स, सल्फोनामाइड्स, सिडेटिव्स एंड स्टिमुलेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड इन सेवरल वेज। कहने के जो एंजाइम की एक्टिविटी है ना, उसे हम सेवरल वेज के मतलब रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह, एक एलोस्ट्रिक इनहिबिशन है और एक हमारे पास आ जाता है नॉन एलोस्ट्रिक इनहिबिशन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है एलोस्ट्रिक इनहिबिशन। ठीक है, एन एंजाइम हैविंग अ सेकेंडरी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या है हमारे पास, एन एंजाइम हैविंग अ सेकेंडरी एक्टिव साइट कार्ड एंड एलोस्ट्रिक साइट क्लोजेस द एक्टिव साइट प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। क्या हो जाता है, एलोस्ट्रिक जो इनहिबिशन है एक्टिव साइट से रिजेंबलेंस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने से जो बनने में ना प्रिवेंट कर देती है, उसे मतलब हेल्प कर देते हैं ताकि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ना बन सके। ठीक है, जो एलोस्टेरिक इनहिबिशन होती है वो क्या करती है, वो एक्टिव साइट से रिजेंबलेंस होती है, तो इस वजह से उसे हम सेकेंडरी एक्टिव साइट भी कह सकते हैं। और वो क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, उसे बनने नहीं देता। और एलोस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होती है हमारे पास, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट अलोइंग द एक्टिव साइट टू ओपन। इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है ना, वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाता है और एक्टिव साइट को कहता है कि वो खुद को ओपन कर ले। ठीक है, इसमें क्या होता है, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा एलोस्टेरिक साइट के साथ, और जिसकी वजह जो एक्टिव साइट है वो क्या हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स कैन बी यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द लेदर पर्पस। ठीक है, जो एंजाइम्स होते हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और लेदर पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब लेदर बनाने के लिए यूज़ होते हैं। दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एज बैक्टीरियल एंजाइम्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसीटोन, ब्यूटानॉल, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होंगे, जिससे हमारे
हमारे पास बैक्टीरियल एंजाइम्स है। बैक्टीरियल एंजाइम्स किस किस लिए यूज़ होते हैं? एसीटोन के लिए, ब्यूटानॉल के लिए, लैक्टिक एसिड के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स कैन बी यूज फॉर एडिंग डाइजेशन, एग्जाम्पल अमाइलेजेस, प्रोटीजेस एंड लिपेजेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि जो एंजाइम्स है वो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? वो हमारे पास आ जाते हैं अमाइलेजेस, प्रोटीजेस और लिपेजेस, ठीक है। दे कैन आल्सो बी यूज एज अ डिवॉर्मिंग एजेंट्स, और ये डिवॉर्मिंग एजेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंजाइम्स एक्ट एज एंटीक्लोटिंग एजेंट्स लाइक फिब्रिनोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक। जो एंजाइम्स होते हैं वो एज एंटीक्लोटिंग एजेंट्स भी यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं? फिब्रिनोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक, ठीक है। एंजाइम्स एंटीक्लोटिंग एजेंट्स के तौर पे किस तरह काम करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कट लग गया, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, उसे वो ऊपर एक लेयर से बना देते हैं कि ताकि ब्लीडिंग ना हो सके। तो एज ए एंटीक्लोटिंग एजेंट्स भी यूज़ होता है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो एंटीक्लोटिंग एजेंट्स के तौर पे काम करेंगे? फिब्रिनोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक। दे कैन आल्सो बी यूज्ड इन दी diagnosis purposes, example glucose oxidase along with the peroxidase to detect the level of glucose। कह रहे हैं कि ये हमारे पास किस पर्पज़ के लिए? डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए तौर पे भी यूज़ होगा। जिस तरह हमारे पास है ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है ना, वो पेरोक्सीडेज के साथ मिलके क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने में हेल्प कर देता है। एंजाइम्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द मीट पैकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। जो एंजाइम्स है वो मीट पैकिंग जो इंडस्ट्री है ना उसमें भी हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो मीट वगैरह जो हमने फ्रीज मीट हम मार्केट वगैरह से लेते हैं, उसमें भी ऐसे एंजाइम्स लगाए जाते हैं ताकि वो मीट जो है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। पेपेन विच इज़ प्रोटीलिटिक इन एक्शन दे फॉर हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड्स दस फॉर द टेंडरिजिंग मीट एंड बीफ, ठीक है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एंजाइम ये मीट की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है? वो है पेपेन, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है? प्रोटीलाइटिक जो है वो आ जाता है, और हाइड्रोलाइसिस पेप्टाइड बॉन्ड्स आ जाते हैं जो मीट या बीफ को ख़राब होने से बचाते हैं, ठीक है। ये जो हम मार्केट वगैरह से फ्रीज़ ये मीट वगैरह लाते हैं ना, गोश्त वगैरह, इसके ऊपर ऐसे एंजाइम्स लगाए जाते हैं जो कि उसे मतलब ख़राब होने से बचाते हैं और लॉन्ग लास्टिंग मतलब उसे बनाते हैं कि बिजली यूज़ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दे हैव देयर रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चीज़, एग्जाम्पल रेनिन काइमोसिन फाउंड इन द स्टोमक कन्वर्ट्स मिल्क प्रोटीन सिजिन टू कर्ड लाइक कैल्शियम पर कैसिनेट, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं? चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। जिस तरह हमारे पास आ जाता है रेनिन, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है रेनिन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टोमक में। वो क्या करते हैं? हमारी जो प्रोटीन कैसीन है ना उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिस तरह कैल्शियम पर कैसिनेट। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट अब हम आपसे कल मिलेंगे।